नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हुक्मरानी सा में। तो आइए सुनते हैं आज चैप्टर 8 में हल्दी का स्यापा। हल्दी के रस्म की बात सुनते ही रणविजय पीछे हट गया और कुछ ही देर की चुप्पी के बाद बोला, मन्ने जे बारे में आपते पहले ही बात कर ली से, तो फिर यो बात का क्या मतलब। मैं तो शादी सिर्फ हमारे छोरे की कस्टडी केस के वास्ते कर रहा सू। इतना कह रणविजय वहां से जाने लगा तो हुकुम शाह ने उसे रोकते हुए कहा। हुकुम सा उसे समझाते हुए बोले, छोरा शादी के भी कुछ नियम होवे से, चाहे फिर तू शादी अपने छोरे कान्हा के वास्ते की कोनी कर रहा से, पर मंडप में तन्ने बैठना है और तन्ने वाद छोरी से शादी करनी से। देख, अब तक तन्ने कोई भी रीति रिवाज करने के वास्ते कोनी कहा गया, पर यो जरूरी से यो तो तू भी जाने से। रणविजय अपने गुस्से को कंट्रोल कर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक से। इतना कहकर वहां से ऊपर अपने कमरे में चला गया और बाकी के सब वही खड़े के खड़े हो खुश हो रहे थे कि तभी रुद्र वहां से भटकते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख बुआ सा मुंह बनाते हुए बोली, इसे छोरे ने देख ऐसे लागे से जैसे जैसो यो घर में या की सौतन आ रही से। उनकी बात पर हुक्मरानी सा मुस्कुराते हुए बोली, जीजी सा आप तो जानती है रुद्र कितना प्यार करता है रणविजय से। हुकुम सा उन सभी को देखते हुए बोले, लुगाइयों की बातें कभी कोनी खत्म हो सके से, अच्छा थोड़ी देर में हम सब निकलने जाने के वास्ते तब तक अपना यो हल्दी का कार्यक्रम कर लियो हम लोग। फिर वह धर्म और यश की तरफ देखते हुए बोले, चलो छोरो मारे सागे मन्ने तुम सबने कुछ बातें करनी से। हुकुम शाह के साथ सब लड़के चले जाते हैं और औरतें हल्दी की तैयारियां करने लगती है। तभी वो आशा किसी को ढूंढते हुए बोली, रे कुसुम लता, यो लाली लिपस्टिक कट्ठे से दिख कोनी रही सी। कुसुमलता उनकी बात सुन वह भी इधर उधर देखते हुए बोली, जीजी साहब इंदड़ी तो अभी हम सबके साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो आशा अपने मन में सोचती हुए बोली, अठी कहीं छुपी होवेगी। अव्वल दर्जे की कामचोर से वो रुकवाने मैं अभी बुलाऊ सु। फिर वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ लाली लिपस्टिक कट से तू शांति ते बाहर आ जा, वरना मारे से बुरा कोनी होवेगा। रुक्मणी यश की माँ रसोई में जाकर सजनी को देखते हुए बोली, सजनी बाई सा आपको बाहर वो बुला रही है। बुआ सा सजनी घबराहट से बेचारी सा सूरत बनाकर बोली, नहीं काकी सा, हमें नहीं जाना, हमें उनसे बहुत डर लगता है, आप बोल दीजिए कि हमें बुखार हो गया है। बुआ सा की आवाज फिर से आई, अरे ओ कामचोर कट्ठे मर गई। रुक्मिणी उसे देखकर दोबारा से बोली, जाइए बैसा, वरना आपको सजा जरूर मिलेगी। आज सजनी रसोई से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचते हुए बोली, हे राम जी, किसी को तो भेजो हमें इन खूंखार बुआ दादी सास से बचाने के लिए। सजनी ये कहते हुए जैसे ही रसोई के बाहर आई और उनके सामने जाकर बड़ी ही मासूमी से शकल बनाते हुए बोली, जी बुआ दादी सा, आपने हमें बुलाया, हम वो रसोई में आपके मन पसंद मोतीचूर के लड्डू बना रहे थे। बुआ सा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जानू सू छुरी तन्ने घड़ी चौखी तैयारी से कि तूने कर रखी से, चल जा हल्दी की तैयारी करने में मदद करवा सबकी। सजनी मुंह बनाते हुए बोली, जी बुआ दादी सा। सब लोग अपने कामों में अलग जाते हैं। वही रुद्र रणविजय के कमरे में आता है। तब रणविजय अपनी बालकनी में खड़ा बाहर सबको देख रहा था। रुद्र ने कहा, भाई साहब, यो फाइल जो आपने मांगी से। रुद्र को बिना देखे ही रणविजय ने जवाब दिया, रख दे। रुद्र बिना कुछ बोले जाने लगा तो रणविजय ने उससे सवाल किया, तन्ने कुछ को नहीं कहना। रुद्र बिना भाव के रणविजय को जवाब देते हुए बोला, क्या फायदा भाई साहब, आप तो पहले ही फैसला कर चुके हैं। वैसे भी मैं आपके साथ हर दम रहूं सू, तो एक बार भी सही। फिर कुछ देर रुक रुद्र का एक बार फिर से बोला, के भरोसा से कि वह छोरी कान्हा के लिए सही मां साबित होवेगी। भाई साहब, आप उनसे अपना छोरा सौंपने जा रहे हो, ऊपर से वह आपकी पसंद भी कोनी। रुद्र अपनी बात बोलते हुए रुक गया। जिसके बाद अब रणविजय अपने मन की बात उसे बताते हुए बोला, मैं यो शादी अपने वास्ते कोनी का कान्हा के वास्ते कर रहा हूँ, और जहाँ तक बात रही वह छोरी की, तो मन्ने कान्हा की परवरिश करने वास्ते किसी भी औरत की जरूरत कोनी। निक्कू अपने मन में बस यही सोचे जा रही थी कि रणविजय कौन है और कैसा दिखता होगा। यही सब सोचते हुए कब वंदना के कमरे में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। जब वंदू ने उसे ऐसे खोए हुए देखा तो वह निक्कू के पास जाकर उसे छेड़ते हुए अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाते हुए बोली, ओ हेलो मैडम, कहाँ खोई हो? अभी से ही अपने वाले के ख्यालों में खो गई क्या?
निक्कू ने खोए हुए ही जवाब दिया, नहीं तुम्हारे वाले ख्यालों में। वंदु एकदम चौंकते हुए बोली, क्या? वंदु की आवाज सुन निक्कू एकदम से होश आया कि वो क्या बोल गई। तब वो अपनी बात को क्लियर करते हुए बोली, मेरा मतलब है कि मुझे तेरे होने वाले पति का नाम पता चल गया, मुझे पता है उसका नाम क्या है। निक्कू उससे आगे कुछ बोल पाती, वंदु ने अचानक ही उसके होठ पर उंगली रख दी। निक्कू ये देख हैरान हो गई। निक्कू ने फिर वंदु का हाथ हटाकर उससे सवाल किया, तूने मेरे मुंह पर हाथ क्यों रखा? मैं तुझे तेरे होने वाले पति का नाम बता रही हूँ और तू ये है कि? वंदु उससे अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मुझे नहीं जानना। निक्कू असमंजस में उससे पूछते हुए बोली, पर वंदु तुझे जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना है उसी के बारे में क्यों नहीं जानना चाहती? वंदु उससे नजरें चुराते हुए बोली, शादी के बाद जान लूंगी। निक्कू उसे हैरानी से घूरते हुए बोली, पर वंदु अब निक्कू को रोकते हुए बोली, पर वह कुछ नहीं, बस मैं कह दिया। फिर वंदु बात को बदलते हुए आगे बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता लड़के वालों ने हल्दी भेज दी क्या? निक्कू अब एकदम के मायूस होकर बोली, नहीं यार, पता नहीं कैसे ये 3 बज गए पर अब तक नहीं भेजी। फिर निक्कू बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। रुद्र रणविजय की बात से असहमत होते हुए बोला, पर भाई साहब, आखिर में वह छोरी आपकी लुगाई ही तो बनकर आवेगी। आप वह के साथ कैसे? मतलब आपने तो वह की तस्वीर तक को नहीं देखी और घर में सबके के कोई सोच लिए है। सबने लागे से कि आप या घर का वारिस। भाई साहब, बस मन ने आपकी खुशी चाहिए। रणविजय रुद्र की तरफ मुड़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, रुद्र, मारी जिंदगी में अब कुछ को नहीं बदल सके से। रुद्र उसके लिए परेशान होकर बोला, पर भाई साहब, उस बात ने 12 साल बीत चुके हैं, अब तो आप किसी ने अपनी जिंदगी में आन दो। हवेली में नीचे हल्दी की रस्म में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तब बुआ दादी सा ने सांझी को देखते हुए बोला, रे सांझी, जा अपने भाई सा ने बुलाला। सांझी जो कि हुकुम सा की छोटी बेटी है और प्यार से बोली, जी बुआ सा, हम अभी भाई साहब को बुला कर लाते हैं। इतना कहते ही सांझी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर रणविजय के कमरे की तरफ चली जाती। रणविजय रुद्र को घूरते हुए बोला, मारी। रणविजय इसके पहले आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सांझी उसके कमरे में आते हुए बोली, भाई साहब, आपको बुआ सा बुला रही है हल्दी की रस्म के लिए। रणविजय उसकी बात सुन उससे जवाब देते हुए बोला, तू चल, मैं आ रहा हूँ। सांझी रणविजय का जवाब सुन वहां से चली जाती है और साथ ही रुद्र भी रणविजय को एक नजर देख उसके कमरे से चला जाता और उनके जाते ही रणविजय भी कपड़े बदल कर नीचे चला आ गया। सब नीचे रणविजय का इंतजार कर रहे थे। उनके नीचे आते ही बुआसा उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, आया, आजा छोरा, चल बैठ, थारी हल्दी की रस्म करे। रणविजय बैठने के बजाय हल्दी की थाल की ओर बढ़ गया। उसने हल्दी को छूकर थाल नीचे रख दिया। उसे ऐसा करते देख सब उसे हैरानी से देखने लगे। बुआसा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, छोरा, यो सब के है? तू यो के कर रहा से? रणविजय उन्हें बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, बुआसा, मैंने यो कहा था कि मैं यो रस्म पूरी करूंगा, पर मैंने यो को नहीं कहा था कि मैं हल्दी लगवाने वाला सू। फिर रणविजय हल्दी की थाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, यो रह थारी झूठी हल्दी। इतना कहकर वो वहां से बिना कुछ सुने चला गया। ये देख सब मुंह लटक गए ये देख सबके मुंह लटक गए, पर क्या किया जा सकता था। फिर हुकुम सा सबको देखते हुए बोली, चलो, चलने का वक्त हो गया। शादी के दिन शादी से पहले ही हुकुम सा धर्म, माखन और बाकी के सब आदमी आज ही वहां जा रहे थे, सिवाय सभी औरतों और रणविजय, यश कर्मवीर और रुद्र। हुकुम सा के साथ सब सीधा जयपुर से फ्लाइट लेकर जाने वाले थे। बाहर आते ही निक्कू ने अपनी बुआ सा से सवाल किया, बुआ जी, ये हल्दी कब आएगी? देखो ना, इतने टाइम हो गया। बुआ उसे जवाब देते हुए बोली, अरे भाई, आता ही होगा, तू चिंता मत कर। तभी वहां एक अजीब सा आदमी आता जिसे देखकर कुछ ठीक तो नहीं लग रहा निक्कू को, पर उसके हाथ में एक कपड़े से ढका थाल था। तो वो अंदर आते हुए बोला, ये लीजिए हल्दी भाभी, आपकी बेटी की हल्दी, और कुछ परेशानी हो तो बता दीजिए। बुआ उसे देख मुस्कुराते हुए बोले, नहीं अखिलेश भाई साहब, सब आपकी ही मेहरबानी है, तभी तो वंदना को इतना अच्छा घर परिवार मिला है। इतना कहकर उन्होंने उस आदमी से हल्दी की थाल ले ली। फिर अखिलेश बाहर की तरफ जाते हुए बोला, ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ, बहुत काम है, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। बुआ उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, जी भाई साहब। फिर वो आदमी वहां से चला गया।
उस आदमी के जाते ही निक्कू अपनी बुआ सा से पूछती है, बुआ ये आदमी कौन है? लड़के वालों की तरफ से है क्या जो हल्दी लेकर आया? बुआ उसे जवाब देते हुए बोली, नहीं ये हमारे गांव के प्रधान है, इन्होंने ही तो वंदना का रिश्ता करवाया। लड़के के परिवार और उनकी पुरानी पुरानी जान पहचान है। फिर निक्कू की बुआ उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जा सबको आंगन में हल्दी के लिए बुला ला और वंदना को भी लेकर आ जाना, बहुत देर हो गई है। निक्कू सबको हल्दी की रस्म के लिए बुलाकर बुलाकर वंदू को लेने चली जाती। निक्कू जब वंदना को लेकर आई तब तक सब आंगन में आ चुके थे। निक्कू वंदू को मंडप के बीच बिठाकर वही साइड में खड़ी हो गई। निक्कू की बुआ ने फिर किंजल की तरफ देखते हुए कहा, किंजल वो हल्दी की थाल दे तो यहाँ जा लाकर। किंजल हल्दी की थाल की तरफ बढ़ते हुए बोली, जी माँ। इतना कहकर किंजल हल्दी की थाल लेकर मंडप की तरफ बढ़ गई। वही निक्कू खड़ी कुछ सोच रही थी कि वो एकदम से अपनी बुआ को देखते हुए उनसे पूछने लगी, वैसे बुआ वंदू की हल्दी तो पहले भी हुई थी तो अब फिर से क्यों? बुआ मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए बोली, ये लड़के की जूठी हल्दी है। लड़के वालों के यहाँ रिवाज है कि लड़की को लड़के की जूठी हल्दी लगती है और ये हम सब को पता नहीं था, पर कल रात को ही उन लोगों का फोन आया तब हम लोगों को बताया। निक्कू, ओ ऐसा है क्या? तभी वंदू अपनी साड़ी का पल्लू मंडप में फंसा हुआ देख निक्कू को दिखाते हुए बोली, निक्कू ये देख, यह देख। निक्कू बैठकर वंदू के पल्लू को निकालने लगी। वही दूसरी तरफ से किंजल हल्दी की थाल लेकर आ रही थी कि तभी वो सामने से दौड़कर आते हुए एक छोटे से बच्चे से टकरा गई। उसके हाथ से हल्दी की थाल सामने बैठे निक्कू के ऊपर गिर गई। सब निक्कू को हैरानी से देखते रहे क्योंकि इस वक्त निक्कू सर से लेकर पैर तक हल्दी में सनी हुई थी। रणविजय अपने ही बेटे की कस्टडी के लिए कैसे क्यों लड़ रहा है? क्या हुआ है 12 साल पहले रणविजय के साथ? वंदू क्या सोच रही है? निक्कू की नीयत में क्या लिखा है? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रही है हुक्मरानी साकी में।